एवरीवन। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, मार्क्स आ गए। क्या हुआ? अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन के 20-30 मार्क्स नीचे आए हैं। कोई बात नहीं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। एवरी ईयर आई नो कि ऐसा ही होगा। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि 10th में जहाँ इतने मार्क्स आ रहे थे, एकदम से 11th में आते ही इतना स्कोर गिर गया। मैथ्स का भी स्कोर गिर गया, बाकियों का भी स्कोर गिरा, बट मैथ्स का तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर गिर गया। मतलब ऐसा क्या हो गया? सो व्हाट डू यू थिंक द रीज़न इज़? तो मैं यहाँ पे रीज़न और उसका सल्यूशन देने के लिए आई हूँ। ठीक है, पहले एक बात को समझो। अगर 10th की मैथ्स यहाँ है ना, तो 11th की मैथ्स यहाँ है। ठीक है, और इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहो, 12th की मैथ्स उससे भी ऊपर है। मतलब जितनी मेहनत आपने 10th के एग्ज़ाम्स के लिए की थी, अगर आप उतनी ही मेहनत 11th के लिए करोगे तो अब आप कहीं रीच नहीं करने वाले। फिर वो आपका लेवल 50s में ही रहेगा या फिर उससे भी नीचे रहेगा। तो अब जो आपका हार्डवर्क का लेवल है ना, वो भी यहीं होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैंने NCERT कर ली, मेरा काम हो गया। आप यू नो वेरी वेल हाउ मैनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। मतलब जिन्होंने सिर्फ NCERT की है, दे आर नॉट एट ऑल गुड इनफ टू स्कोर इवन 40 मार्क्स। ठीक है, सो NCERT तो मस्ट है, मतलब 40 तो लाना ही है ना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो NCERT इज़ द फर्स्ट स्टेप। आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली स्टेप, बट इट्स द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट एसेंशियल स्टेप टू पास ओनली, राइट। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप, आई हैव गिवन द बुकलेट, उसमें आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना, तो सारा पेपर आपको बुकलेट से ही मिलेगा। आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट कैन क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मेरी बुकलेट में नहीं था। ठीक है, तो बुकलेट करो। अगर बुकलेट में हूबहू क्वेश्चन नहीं होगा, देन वेरी सिमिलर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, बी अटेंटिव इन द क्लास प्लीज़। जो 11th की टीचर्स क्लास में करा रही है ना, वो वाला अगर कोई उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने रैंकिंग इंट्रोड्यूस कर दी PNC में। अब वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है ही नहीं NCERT में, बट उन्होंने स्कूल में करवा दिया। या फिर साइन 18 डिग्री को cos 18 डिग्री, नोवेयर इन द NCERT। उसके जैसा कुछ लेना देना भी नहीं है। मतलब अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपने पूरी NCERT की है, तो भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। वाई? क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। वो कॉन्सेप्ट करने के लिए तो आप ये बड़ा अटेंटिव रहो कि भाई अब मुझे बच्चा क्या कह रहे हैं, मैम पोलो फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है, और फिर एग्जाम देखते हैं तो पोलो फॉर्म आई खड़ी होती है। भाई भी अटेंटिव इन योर क्लास कि स्कूल में क्या करवा रहे हैं। वो डिलीटेड टॉपिक्स भी करवा रहे हैं। जो अगर डिलीटेड टॉपिक्स करा रहे हैं तो वो पता होना चाहिए ना हमें कि हमें ये करना है। 10th की तरह मत सोचो कि हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने 2 पार्ट्स किए, हमारा डन हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 5 पार्ट्स अगर एक क्वेश्चन पे बेस दे रखे हैं, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी पार्ट। और ना हेल्प लेने से मत शर्माओ। मैंने ना बहुत ये देखा है बच्चों को कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट आ गया तो अब मुझे हर क्वेश्चन खुद से करना है। भाई खुद से नहीं होगा, फर्स्ट गो में कुछ खुद से नहीं होगा। 11th-12th में फर्स्ट गो में कुछ नहीं हो सकता। आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी फ्रॉम द टीचर, फ्रॉम द बुकलेट, फ्रॉम द आंसर की, देख के गूगल से एक बार आपको करना ही पड़ेगा। एक बार करने के बाद जब नेक्स्ट 3 टाइम्स करोगे ना, वो अपने आप करो। अब ये बात क्या थी कि भाई नेक्स्ट 3 टाइम्स मतलब आपको हर क्वेश्चन 4 बार करके देखना है। एंड बाय 4 टाइम्स आई मीन लिख के 4 टाइम्स देखना है। बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट खराब हो चुका है कि हम इसको समझेंगे, मैम की वीडियो देख लेंगे, उसमें से मैम ने करके दिखा दिया, मुझे समझ आ गया, हो गया। ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। प्लीज़ समझो, लिखना इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द की। जितना आप उस चीज़ को मतलब मसल मेमोरी हाथ को दो, आपको माइंड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो देखे भी नहीं होंगे। तो माइंड उसमें लगाना है हमने। 3 के 3 घंटे में माइंड नहीं लगाना, थोड़ा हाथों को भी काम दो, मसल मेमोरी लाओ कि भाई ये क्वेश्चन है, ये तो देखा हुआ था, ये तो हमने कर दिया, हो गया। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, मुझे ना सब बहुत बच्चों ने कहा है मैम हमारी चेकिंग अच्छी नहीं हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय चेकिंग अच्छी नहीं हुई है? ठीक है, आप ये समझो 11th और 12th में आपकी ना चेकिंग इस तरीके से होगी, वो आपका आंसर देखेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो वो स्टेप मार्किंग में जाएंगे कि मैं स्टेप मार्किंग में काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता मार्क्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने थोड़े स्टेप्स लिख दिया, मैंने फॉर्मूलाज लिख दिया और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ना 11th में होगा ना 12th में होगा। बोर्ड्स में शायद हो जाए, थोड़ा बहुत बोर्ड्स में मिल जाते हैं मार्क्स फॉर द स्टेप मार्किंग ऑफ कोर्स, बट
11th एंड 12th स्कूल टाइम में, स्कूल एग्जाम में कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ के. प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट. कटेंगे ज़रूर, अगर आपका आंसर ठीक है तो कटेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो पूरे मार्क्स गए. ये ध्यान रखना, ठीक है. जैसे जैसे होता है ना कि मान लो सरहद पे कोई लड़ने के लिए जा रहा है, अब सीधा तो उसको लड़ने के लिए नहीं भेज सकते ना, उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है और बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है. सो आप ये सोचो कि आपकी 12th के बोर्ड वो सरहद है जहाँ पे आपको फाइट करना है, एंड जो थ्रू आउट है ना, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है बस, कि आपके बहुत मार्क्स कटेंगे. 10 नंबर तो आप अपने ऐसे ही लगा के चलो कि मेरे 10 नंबर तो एक्स्ट्रा आ ही जाने थे क्योंकि मेरे मार्क्स. लास्टली, बहुत बच्चों के MCQs में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं. देखो, MCQs में मार्क्स कटने का मतलब ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत लैकिंग है, ठीक है. और ना आप ये सोच के चलो कि इन द लॉन्ग रन, जैसे मान लो अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना, मान लो CVT का देना, आई थिंक 60 to 70% बच्चों को CVT देना है, राइट. वो अगर आपको MCQs अटेम्प्ट नहीं करने आते ना, तो ये गया, तो ये पूरा मतलब कि आपकी जो पूरी ट्रेनिंग हो रही है ना, खराब हो जाएगी. क्योंकि अगर आपको MCQs करने नहीं आते तो MCQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये करेंगे कहाँ से? मैंने आपको पूरी बुकलेट बना के दी, इतने स्कूल के पेपर्स डाल के दिए कि हर पेपर्स के 20 क्वेश्चन दिए. कोई किसने MCQs किए ही नहीं अच्छे से. देखो, MCQs वही होते हैं, रिपीट होने शुरू हो जाते हैं. इसलिए आपको ना 5-10 पेपर्स के ना बहुत अच्छे से MCQs करने हैं, एंड देन you'll स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि ये तो रिपीट होने शुरू हो गए. हर 5 पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो सेम ही हो जाते हैं. सो जितने ज़्यादा आप पेपर्स करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतने से प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा बनेगी, ठीक है. तो MCQs इज द की. 20 मार्क्स आपके MCQs से आने हैं. प्लीज डोंट लूज दोज. इनफैक्ट मैं ही तुम्हें अब लूज नहीं करने दूंगी. सो एवरी वीक आई विल बी सेंडिंग यू 20 क्वेश्चंस MCQs. मुझे वो 20 MC, अब मेरे पास कितने सारे हफ्ते पड़े हुए हैं ना, ठीक है ना. सो लगा लो कि आई हैव लाइक 4 months लेफ्ट, एंड 4 मतलब 16 वीक्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है ना. तो 16 वीक्स में 16 into 20 हम 320 क्वेश्चन कर लेंगे, जो अगर आपने उतने भी कर लिए, एंड प्लीज डोंट लर्न देम, हर क्वेश्चन को समझ के करना है. नहीं समझ आता तो यार एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों रखती हूँ मैं इतनी, मैं थकी पड़ी हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके, लेकिन फिर भी आप लोग या तो आओगे नहीं. अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस होती है किस लिए? पहले तो मुझे ये बताओ. एक्स्ट्रा क्लासेस, बहुत बच्चे कहते हैं नहीं मैम, मम्मी मेरे लिए तो ये है नहीं. वाई? भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस आर मेंट फॉर स्टूडेंट्स जिनको कोई टॉपिक नहीं आता, कुछ क्लैरिटी करनी है, जो घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर. द कंक्लूजन इज ट्रस्ट द प्रोसेस. कंसिस्टेंसी, क्लास में आओ, डेली आओ, तरीके से आओ, हर एक्स्ट्रा क्लास में आओ. बुकलेट शुड बी ऑन पॉइंट, योर NCERT शुड बी ऑन पॉइंट, योर जो अब मैं MCQs भेजूंगी दोज शुड बी ऑन पॉइंट, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट. दूसरा, परसिवरेंस. प्लीज डोंट गिव अप. क्या हो जाएगा? अभी 40 नंबर आए हैं, 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, कुछ नहीं होता. गिव अप नहीं करना है. एंड दिस इज द लेसन ऑफ लाइफ कि जिंदगी में ना बहुत चीज़ें डिफिकल्ट आएंगी. अभी तो ऐसी लाइफ होगी, समटाइम्स यू वुड बी मेस्ड अप विद थिंग्स लाइक, इधर से बच्चों का प्रेशर होगा, इधर से वैकेशन का प्रेशर होगा, इधर से कंपनी का प्रेशर होगा, जॉब का प्रेशर होगा. बट देन ऑल्सो यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. अब अगर आप ये सोच रहे हो भाई मेरे पास फिजिक्स भी है, मेरे पास केमिस्ट्री भी है, या फिर मेरे पास अकाउंट्स भी है, इको भी है, ट्यूशन भी है, स्कूल भी है, मैं कैसे इतना सब कुछ करूँ? करना है, बहुत बच्चे करते हैं, एंड आपको भी करना है, और खुश रहते रहते करना है, इंजॉय करते करते करना है. थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बट हैप्पीनेस वो नहीं छूटनी चाहिए हमारी. ठीक है ना. ओके, सो नाउ अ नोट टू पेरेंट्स. कुछ पेरेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि मैम हम क्या करें सो दैट मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए, ठीक है. सो देर आर टू थिंग्स, ठीक है. कुछ पेरेंट्स तो ना वो कहते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, 11th है अभी मज़े करने दो, 12th में खूब इसकी बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देंगे. बच्चा भी कह रहा है कि मम्मी मेरे को 11th, मैंने 10th बहुत पढ़ाई की है, मुझे 12th बहुत पढ़ाई करनी है, तो मुझे 11th एंजॉय करने दो. नहीं, आप मतलब इन्जॉय करना है, आई एम नॉट सेइंग कि इन्जॉय नहीं करना है, बट यू हैव टू बी कंटिन्यूसली एफर्टफुली स्टडी ऑल्सो, ठीक है. अगर आप सोच रहे हो कि 11th छोड़ के आप सीधा 12th में पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे टोटली एग्जैक्टली 12th में चाहिए. तो अगर आपको 11th ही नहीं अच्छे से आती, 11th का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे लिए 12th बहुत मुश्किल हो जाती है. फिर वो 12th में और डिफिकल्ट चीज़ें लगने लग जाती हैं. सो
आप बच्चों को मज़ा करने दो, एंजॉय करने दो, बहुत प्रेशर मत डालो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट द प्रेशर। थोड़ा सा कान भी मरोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, बट करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ऐसे एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट लेके आओ, मार्क्स लेके आओ, एफर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एफर्ट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और एंड द सेकेंड पार्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो पेरेंट्स, थोड़ा आपको एम्पैथी शो करनी है कि आपको समझना है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड डू नॉट जज द स्टूडेंट, योर चाइल्ड, बाय द मार्क्स, राइट। एफर्ट देखो बस, कि बच्चा एफर्ट लगा रहा है ना, बस मेरे लिए उतना बहुत है। अगर आज एफर्ट लगा रहा है ना, तो कल मार्क्स ले भी आएगा, ठीक है। थोड़े कम, अभी कम ला रहा है, लेकिन बाद में ले आएगा। मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग लेसन कि आपको रिजल्ट की चिंता किए बिना हमेशा अपना बेस्ट डालना है। एंड बिलीव मी, अगर आपका मान लो यहाँ पर रिजल्ट नहीं अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी में काम आएगा ही आएगा। आई नो माई सेल्फ, मैंने ना मेडिकल के लिए तैयारी की थी, मैंने डॉक्टर बनना, बहुत जिद्दी थी मैं, तो मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, बट दैट डज नॉट मीन दैट वॉज माई एंड ऑफ लाइफ। मेरी कंटिन्यूस एफर्ट्स हमेशा थे, मतलब मैंने पढ़ाई हमेशा से बहुत अच्छी की है, एंड आई एम डूइंग गुड नाउ। तो हर एक बच्चा, हर एक इंसान लाइफ में सेटल ज़रूर होगा और बहुत अच्छा ही करेगा, बट दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू वांट टू मेक, यू शुड रियलाइज कि एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एफर्ट करना सिखाना है हमने बच्चों को, बैठ के उनको ना सिटिंग बढ़ानी है। मतलब बच्चों की ना सिटिंग नहीं है। अभी भी क्लास में क्या होता है, 1 घंटा होता है, मैम जाएं। मतलब मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं कैसे जल्लाद लग रही हूँ बच्चों को, कि बिठा, नहीं अभी काम करो, जाएं। क्यों जाएं भाई, थोड़ी सिटिंग बढ़ाओ अपनी, है ना। तो पेरेंट्स के लिए होमवर्क है, बच्चों को एफर्ट करना सिखाओ, बच्चों की सिटिंग बढ़ाओ, कि भाई 1.5 घंटा 2 घंटा आपको बैठ के तसल्ली से काम करना है, एंड विदाउट फोन काम करना है, ठीक है ना। अब तो आपको पता ही है कि पहले हमारे वो 3 ही होता है ना, यूं, अब वो चौथा भी आ चुका है, स्क्रीन। तो अब स्क्रीन को छुड़वाओ, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको चाहिए भी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ ओनली फ़ोन। प्लीज़ डो नॉट यूज़ फ़ोन टू स्क्रॉल एंडलेसली। मतलब क्या एक मैं देती हूँ वीडियो कि आपने ये स्ट्रेट लाइंस करके आनी है, स्ट्रेट लाइंस क्या देखी आपने, वहाँ पे कुछ और ऐड शुरू हो गई, फिर कोई और वीडियो शुरू हो गई, एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग एंडलेसली। और पेरेंट्स भी मुझे आके बोलते हैं कि यार मैम आप खुद ही कह रहे हो कि फ़ोन यूज़ करो। भाई फ़ोन आपको दिया था एक वीडियो देखने के लिए, अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो फ़ोन आपको दिया था आंसर्स देखने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप फ़ोन पे कर सकते हो, ऐसे एंडलेसली स्क्रॉलिंग करने के लिए तो नहीं दिया था ना। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर को समझो, अपने एम्बिशन को समझो, अपने एम को समझो, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाओ, ट्रस्ट द प्रोसेस। आज एफर्ट लगा रहे हो, कल को वो रिजल्ट देगा ही देगा, इफ़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स देन एनी अदर फॉर्म, बट एफर्ट्स ऑलवेज गिव रिजल्ट्स। प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। And I love you all, irrespective of कितने भी marks आए हों. Okay? Bye.